हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। तो डॉक्टर साहब, किसी का एक मैसेज आया था, भैया क्लिनिकल केसेस कराइए, क्लिनिकल केसेस नहीं बन रहे हैं। तो देखो, क्लिनिकल केसेस बनाने का पहले एक अप्रोच होता है और उसी को बहुत 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 ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, बहुत चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और इंडिया उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। इंडिया अभी 2023 से 2024 2024 तक आई थिंक उस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल केसेस अब आएंगे। सो देखते हैं क्लिनिकल केसेस और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पे केस देख लो, मेल है, 44 ईयर ओल्ड है। चीफ कंप्लेन क्या है? कफ फॉर 1 मंथ। सबसे पहला कफ फॉर 1 मंथ। अभी सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा। ठीक है, कफ फॉर 1 मंथ। तो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, ये सीओपीडी तो नहीं है। ठीक है, सीओपीडी में ब्रोंकाइटिस देखेंगे तो हमारा स्प्यूटम का ही कहानी है, कफ का कहानी है, बट वहाँ का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो बहुत ही अलग है। ठीक है, तो टाइम पीरियड देखना है, कौन सा कलर का स्प्यूटम है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप डायग्नोज कर पाओगे। ठीक है, रेड है, पिंक है, येलो है, ग्रीन है, तो क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं ये भी बता दूंगा मैं। तो कफ है फॉर 1 मंथ, एग्रेवेटेड विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फॉर 1 वीक। अब आप उससे क्या पूछोगे? सबसे पहले डायग्नोसिस में क्या होता है? हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या पूछोगे? पेशेंट से क्या क्या भैया हो रहा, विथ सिम्टम्स यू शुड आस्क पेशेंट। अब हिस्ट्री है पेशेंट का। द पेशेंट डेवलप्ड कफ आफ्टर कैचिंग कोल्ड 1 मंथ अगो, मेनली ड्राई कफ है, इंपॉर्टेंट है, ड्राई कफ है। नो फीवर, नो पेनिक, चेस्ट टाइटनेस है, अगेन इंपॉर्टेंट, नो चेस्ट पेन, नो एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है। द पेशेंट वेंट टू द लोकल हॉस्पिटल फॉर इन्फ्यूजन एंटी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। क्या करवाया था? एंटी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन। ठीक है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शन। क्लियर है, एंटीवायरल भी होता है। द कफ वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली improved and gradually appeared shortness of breath, dyspnea, dizziness, obvious fatigue, ओकेजनली एमोरोसिस। एमोरोसिस, एमोरोसिस ये पढ़ते ही आंसर है आपके पास। एमोरोसिस होता है क्या चीज़? विजन लॉस होता है ड्यू टू प्लेक और ब्लड क्लॉट इन द सेम कैरोटिड आर्टरी। रिस्क फैक्टर ऑफ एमोरोसिस आर मे बी और मे नॉट बी हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट डिजीज बता रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिल की प्रॉब्लम है। ठीक है, और दिल की प्रॉब्लम में ये क्या है वो सारा कुछ देखेंगे। मायोकार्डियल इन्फाक्शन तो नहीं है, कार्डियोमायोपैथीज तो नहीं है, हार्ट फेलियर तो नहीं है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अनेबल टू स्लीप एट नाइट, रात में नींद नहीं आ रहा, तो भैया इसको कुछ और ही दिल की प्रॉब्लम है। ठीक है, पाल्पिटेशन, खैर वो मजाक था। पाल्पिटेशन, चेस्ट टाइटनेस, एनोरेक्सिया एंड नो फीवर, विदाउट एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एनोरेक्सिया खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड सिंकोप। द पेशेंट वेंट टू पैडोंग काउंटी हॉस्पिटल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ऑफकोर्स ये चाइना का पेशेंट का केस है तो चाइनीज़ मेडिसिन लिखा हुआ है। एक बात याद रखना, चाइना एंड यूके इसका सेम रहेगा, यूएस का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब यूएस का जो बीपी होता है वो 130 बोला जाता है कि यहाँ तक नॉर्मल बोलो, बट इंडिया में अगर 130 नॉर्मल बोलेंगे तो पूरा का पूरा इंडिया हाई बीपी वाला हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में 140 के करीबन लेकर के चलते हैं हम। और डिपेंड करता है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, एज वगैरह सारा डिपेंड करता है। अगर 60 से ऊपर है तो 150 तक भी नॉर्मल लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि जी मेडिसिन एंड वाज डायग्नोज्ड विथ डायलेटेड हार्ट डिजीज़। डायलेटेड हार्ट डिजीज़ यहाँ पे भी आंसर मिल गया। आफ्टर डायूरेटिक, कार्डियोटोनिक, डायूरेटिक और कार्डियोटोनिक, बीटा ब्लॉकर, ARB, ACE इनहिबिटर्स एंड CC ब्लॉकर्स। ठीक है, CCB, ये सब किधर यूज़ करते हैं? सोडियम ब्लॉकर वगैरह, पोटेशियम ब्लॉकर वगैरह किधर यूज़ करते हैं ये आपको आना चाहिए, किस पेशेंट को दिया जाता है। द पेशेंट सिम्टम्स वो स्लाइटली रिलीव्ड बट ही फेल्ट फ्लस्टर्ड एंड वीक एंड हैड डिफिकल्टी ब्रीथिंग व्हेन ही वाज स्लाइटली एक्टिव। अब न्यूयॉर्क का केस पढ़े होंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ना चाहिए। न्यूयॉर्क का क्लासिफिकेशन क्या कहता है? क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 है। 1 में है हार्ट डिजीज प्रेजेंट बट नो अनड्यूड डिस्निया फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। दूसरा में कंफर्टेबल एट रेस्ट,
नॉर्मल रहेगा। डिस्निया ड्यूरिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ लाइक एक्सरसाइज वगैरह कुछ करने लगे तो होगा। तीसरा कहता है लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी कॉजेज डिस्निया विच इज़ लिमिटिंग, ठीक है, उठ के हल्का सा चल रहा है तो भी होगा। फोर्थ तो कहता है भैया बेड से आप उठ ही नहीं सकते हो, डिस्निया प्रेजेंट एट रेस्ट ऑल एक्टिविटी कॉजेज डिस्कम्फर्ट, ठीक है। ये है न्यूयॉर्क क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर, समझे। तो क्या हुआ है, बंदे को हुआ है हार्ट फेलियर, क्लियर है। हार्ट फेलियर, अब हार्ट फेलियर से कैसे क्या हम पता लगाएंगे मेन डिजीज़ का, वो बताता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, ही कुड नॉट लाई फ्लैट एट नाइट, नाउ फर्दर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ही केम टू आवर हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, द आउट पेशेंट क्लिनिक वॉज इंक्लूडेड इन आवर डिपार्टमेंट एज डायलेटेड हार्ट डिजीज़। समझ में आ गया होगा, डायलेटेड हार्ट डिजीज़, तो डायलेटेड किस डिजीज़ से रिलेटेड है। Since the onset of the disease, the spirit, diet and sleep of the patient were normal and the urine and feces are controlled by themselves। अब देखो गलती कब करते हो, जब ये देखे और दिमाग में लगाए और आंसर कर दिए, और आंसर आपका सही भी हो जाएगा, 99% चांसेस है आंसर आपका सही भी हो जाएगा, और ये गलत काम है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। मतलब एक होता है ना, एक आंसर का जो रीज़न होता है वो करेक्ट रीज़न अभी तक हमें नहीं मिला कि इस रीज़न से हम बता सकते हैं कि 100% बीमारी यही है, ठीक है। तो वो रीज़न के लिए वेट करना। देयर वॉज नो ऑब्वियस एबनॉर्मेलिटी इन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वेट, हार्ट फेलियर है, दिमाग में रखो, ठीक है। हेल्थ स्टेटस जनरल है, नो हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, नो हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं है, नो हिस्ट्री ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, देख लो भैया, नो हिस्ट्री ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक इंसफिशिएंसी, नो हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिजीज़, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन अननोन, ये हमेशा अननोन ही रहेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में अब जो जो हमें देखने मिला था, पेशेंट ने बताया, वो हम लोगों ने पॉइंट निकाल लिया। क्या क्या निकाला, ड्राई कफ है, डिस्निया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में है, चेस्ट टाइटनेस है, पाल्पिटेशन, कुड नॉट लाई फ्लैट एट नाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने का प्रॉब्लम, एनोरेक्सिया, नो एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, हेमेटेमेसिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मिलेना मतलब ब्लैक टैरी स्टूल्स, यूरिनरी सिस्टम, ब्लड सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ बहुत सही है। सोशल एक्सपीरियंसेस अननोन, ऑक्यूपेशन वर्किंग कंडीशन अननोन। अब देखो ऑक्यूपेशन अगर कहीं दिया हो कि ये माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता है और फलाना का लंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ जाना कि माइनिंग है, तो मतलब सिलिकोसिस की कहानी आ रही है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट रखता है। एक्सपोजर टू टॉक्सिन, एडुकेशन, हैबिट, फूड, स्मोकिंग पैक्स फॉर ईयर्स, क्विटिंग फॉर ईयर, ड्रिंक अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़, हीरोइन वगैरह एक्सेट्रा, ये नो है, ठीक है। अब स्पाउस एज, इसकी जो वाइफ है उसका एज है 44 ईयर्स, हेल्दी है वो, अभी मैरिजेबल एज जो था 23 साल। अब बोथ पेरेंट्स लिव्ड एंड देयर वाज नो हेरिडिटरी डिजीज, ये भी कहानी ख़त्म। नेक्स्ट क्या देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल एग्जामिनेशन, बॉडी टेम्परेचर 36.3 नॉर्मल है, पल्सेस देख लो 88 BPM पल्सेस, रेगुलर ब्रीथिंग 20 BPM रेगुलर, दी रेगुलर रह रहा है ये सब। द ब्लड प्रेशर अगेन घटा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी 97/74 mmHg, एंड द कॉन्शियसनेस वाज क्लियर, द ब्रीथ साउंड ऑफ बोथ द लंग्स वर थिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया का ब्रीथ साउंड क्या होता है ये कमेंट करना अगर आता है तो। मरमर साउंड, रॉन्ग की साउंड, रेल्स, रेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ड्राई एंड वेट रेल्स कुड बी हर्ड इन बोथ द लंग्स। हार्ट फेलियर है, नॉर्मल सा कहानी है। देयर वॉज नो प्लूरल फ्रिकेटिव साउंड इन बोथ द लंग्स, ठीक है। पढ़े हो गए भैया, निमोनिया में क्या होता है, इम्फिजेमा में क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, ये सब पढ़े होगे। नहीं पढ़े होगे तो मैं बता दूंगा कि इसमें कैसा साउंड होता है, सुना भी दूंगा आपको, ठीक है। अब विच काइंड ऑफ ऑक्सिलरी एग्जामिनेशन शुड बी डन नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। ALT इंक्रीज है थोड़ा मोड़ा, रीनल फंक्शन, क्रिएटिन बढ़िया है, नो हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन नहीं है, हाइपो है यहाँ पे। पोटेशियम सोडियम देख लेना नॉर्मल है, रूटीन ब्लड टेस्ट इज नॉर्मल, यूरिन वगैरह नॉर्मल है। ये देखो NT, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है
हार्ट डिजीज़ के लिए, ठीक है। हार्ट फेलियर प्रो BNP 8348 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ हार्ट फेलियर है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये भी नॉर्मल है, 3.1 देख लिए, इधर 3.58, इट डजंट मीन कि इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है। लिपिडेमिया वगैरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइपर लिपिडेमिया हो गया, बिल्कुल नहीं। अब ECG देख लेते हैं। तो ECG में याद रखो, ECG में इसलिए दिया हुआ है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं है, ये सब पता लगा लो। तो इधर मुझे ना ST एलिवेशन दिख रहा है, ना ST डिप्रेशन दिख रहा है। STEMI पढ़े होगे, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, नन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नन ST एलिवेशन को हम लोग ST डिप्रेशन भी बोलते हैं या डिप्लीशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो बोलना है बोल लो, सब कुछ चलेगा। क्लियर है, तो वो भी आपको नहीं दिखेगा कहीं पे भी, ठीक है। क्लियर है, ST एलिवेशन एंड डिप्रेशन नहीं है तो मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं है। इजेक्शन फ्रैक्शन दे रखा है, जब इकोकार्डियोग्राफी किया गया तो इजेक्शन फ्रैक्शन मिलता है 20%, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है। अब तक हम लोगों ने क्या पता लगाया था, अब तक हम लोगों ने पता लगाया था हार्ट फेलियर है इस पेशेंट को, ठीक है। अब हार्ट फेलियर में जो मेन डिजीज़ होगा वो हम लोग को देखना है। क्लियर है। अब जैसे देखते होगे कभी भी न्यूज़ चैनल पे कुछ भी बोल देते हैं, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता। फलाना एक्टर की हुई मौत ड्यू टू हार्ट अटैक, फलाना इंसान की हुई मौत किसके कारण, हार्ट अटैक, ये बिल्कुल गलत है। हार्ट अटैक इज़ नॉट द रीज़न बिहाइंड द डेथ, ठीक है। कभी वो कॉज ऑफ द डेथ कभी नहीं होता है हार्ट अटैक, ये मेडिकल प्रोफेशन में यही बोला जाता है, ठीक है। रीज़न कुछ और होता है जिसके कारण हार्ट अटैक आया और उसके कारण डेथ हो गई। क्लियर है। तो हार्ट फेलियर आते क्वेश्चन पे, हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर कितने तरह के होते हैं? हार्ट फेलियर होते हैं सिस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर जिसमें लो आउटपुट हार्ट फेलियर होता है, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? सिस्टोलिक में हमें बोला जाता है इनएबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। इनएबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। और इजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस देन 40%। क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40%। दिस इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक फेलियर इजेक्शन फ्रैक्शन इज मोर देन 50%। इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है डायस्टोलिक फेलियर में? मोर देन 50%। और इसमें क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू रिलैक्स एंड फील नॉर्मली काउजिंग इंक्रीज फीलिंग प्रेशर, ठीक है। क्लियर है। ये सब पढ़े होगे, फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। सिस्टोलिक फेलियर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% जो कि यहाँ देखने मिल रहा है 20% है। और डायस्टोलिक फेलियर है मोर देन 50% इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ है आपका सिस्टोलिक फेलियर में IHD इश्केमिक हार्ट डिजीज़, ये बता रखा है मैंने। इश्केमिक हार्ट डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो कि नहीं है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम लोगों ने ECG करा पेशेंट का, ST एलिवेशन डिप्रेशन कुछ भी नहीं दिखा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं है। दूसरा है, तीसरा है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और ये हमें मिला, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी हमें मिला। इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, कार्डियक इनलार्जमेंट, हाइपरट्रॉफी आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या है? डिजीज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यहाँ पे देख लो, इधर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डायलेटेड हार्ट डिजीज, ठीक है। तो क्या आता है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। क्लियर है। तो ऐसे हवे में नहीं मारते ना कि डायलेटेड है हार्ट डिजीज है तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। बिकॉज ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन हम बोलेंगे कि हार्ट फेलियर है। और इसका कॉज क्या होता है? सॉरी, सिस्टोलिक फेलियर, हार्ट फेलियर में सिस्टोलिक फेलियर। और इसका कॉज क्या होता है? इश्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और
क्या है, कार्डियोमायोपैथी। इश्मिक हार्ट डिजीज हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया, एंजियोग्राफी वो सब करके, कुछ लिपिड वगैरह, कुछ प्लाक वगैरह नहीं जमा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ नॉर्मल है, क्लियर है, ब्लड की कमी नहीं हुई है, ऑक्सीजन लेवल सब चीज़ बढ़िया है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन नहीं है बिकॉज हम लोगों ने ईसीजी देखा, और कार्डियोमायोपैथी साफ साफ लिखा हुआ है कि डायलेटेड है, सो दिस इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर मोर देन 50% रहता है तो डायस्टोलिक फेलियर, एंड इन डायस्टोलिक फेलियर जो कॉजेज होता है वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो इतने सारे कॉजेज होते हैं, क्लियर है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, सो अब यहाँ पे देख लो, फर्स्ट डायग्नोस डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक इनलार्जमेंट। अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी देखने मिलता है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी देखने मिलता है जो कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन करता है, सिस्टोलिक फेलियर करता है, क्लियर है। और ये मोस्ट कॉमन है, 90% ऑफ केसेस में आपको देखने मिलेगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और ये नीट 2021 में पूछा गया था, बट उसमें क्या दिया था, उसमें एक इसका अलग नेम होता है, ये पढ़ लेना आप, क्या आप पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग है, यहाँ देख लो, TA, ठीक है, फिर बीच में T है, क्लियर है, ताक्सुबो, ठीक है, क्या बोलते हैं, ताक्सुबो। अब यहाँ पे अब आप लोग ताको तो सुबो कुछ कहते होगे, बट ये यूएस में ताक्सुबो बोलते हैं, ताक्सुबो कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोला जा सकता है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, क्लियर है, ये दिया हुआ था नीट पीजी में। और एक्यूट हार्ट फेलियर है, एक्यूट हार्ट फेलियर, कार्डियक फंक्शन क्लास 3 NYHA, न्यूयॉर्क क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर, लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी कॉजेज डिस्निया, और यहाँ पे हमें डिस्निया देखने मिल रहा था, ठीक है। पूरी डायग्नोसिस अगर सही से लगाया जाए, इधर हमें डिस्निया देखने मिल रहा है, और इसे सोने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, कुड नॉट लाई फ्लैट एट नाइट, क्लियर है। तो ये सब हमारा थर्ड क्लास में आता है, तो ये इसका पहला डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है ये। फिर इट इज़ कार्डियोमायोपैथी कैरेक्टराइज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज्ड बाय सिस्टोलिक पंप डिसफंक्शन, क्लियर है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी लीड्स टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन एंड इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी, 90% केसेस में देखने मिलता है। पंपलेस स्ट्रांगली, यहाँ पे देख लो, बॉडी टिश्यू डू नॉट रिसीव एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लूइड टू बिल्ड अप इन द सर्कुलेशन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस जगह। अब यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी देख लेना, ये सारा कुछ बता रखा पैथोलॉजी में, फिर भी देख लो, थिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल एक्सपेंड विथ ऑल योर हार्ट फाइब्रस स्कार म्यूरल थ्रोम्बस द वैल्यू एंड कोरोनरी आर्टरी वर नॉर्मल, ठीक है। फाइंडिंग्स इसमें याद रखना, हार्ट फेलियर होगा, S3 साउंड मिलेगा, सिस्टोलिक रिगर्जिटेशन मरमर, डायलेटेड हार्ट ऑन इकोकार्डियोग्राम करोगे तो बैलून अपीयरेंस ऑफ हार्ट ऑन CXR, क्लियर है। और इसका इटियोलॉजी इंक्लूड्स ड्रग, एग्जांपल अल्कोहल, कोकेन, डॉक्सोरूबिसिन। इन्फेक्शन क्या क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन बोल सकते हो, बी वायरस, ठीक है, अननोन है, इस पेशेंट का अननोन है, बट नॉर्मल होता है, बी वायरस और कॉक्सेकी, ठीक है, कॉक्सेकी, क्लियर है। इस्चीमिया, CAD। फिर सिस्टमिक कंडीशन, हेमोक्रोमाटोसिस, सार्कोइडोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस और वेट पेरीपेरी, ठीक है, बस इतने ही, और ज़्यादा कुछ ना जानो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड ट्रीटमेंट देख लेते, द प्रोसेस इज प्रोबेबली, ये सब क्लिनिकल फीचर्स देख लेना, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा ना, साइज में फोकस करो बस, और कुछ नहीं। कार्डियक इलाजमेंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया, सडन डेथ ड्यू टू एम्बोलिज्म, ये हो जाएगा।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट याद रखना, सोडियम रिस्ट्रिक्शन दे देना और एसी इनहिबिटर्स दे देना, बीटा ब्लॉकर्स, डाययूरेटिक्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हो, स्पाइरोनोलैक्टोन जो आता है, डिगॉक्सिन दे सकते हो, आईसीडीज, और हार्ट ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन है, हार्ट ट्रांसप्लांट। देख लो भैया, ये सब ट्रीटमेंट है, ये सब ऑरल ड्रग्स है, मेट्रोप्रोलॉल बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है, डिगॉक्सिन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये जो है आपका मिनरल कोर्टिकोइड्स, रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। तो ये सारे ड्रग्स हो गए। अब ये आप लोग खुद देख लो, एक्सपेक्ट मेडिसिन ट्रीटमेंट, व्हाट दी अदर ट्रीटमेंट यू शुड गिव, आईसीडी करो, नहीं तो हार्ट ट्रांसप्लांट करो, और कुछ नहीं बचता है। ये कहानी पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये सारा कुछ, ये फार्मा पार्ट हो गया, ये फार्मा हो गया, ठीक है। ऐसे ही है यू असेंबली में, ऐसे ही है, पहले एनेट है, फिर फिजियो है, मतलब इम्ब्रियो उसी में है, फिर फिजियो है, फिर पैथो बताया, फिर लास्ट में फार्मा बताया। तो ये अब फार्मा है सारा कुछ, ये देखेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग कर लेना, एक क्वेश्चन आप लोग भी करो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान है। जेरोक्स दिया हुआ है, जेरोक्स मतलब एक्सरे, ठीक है, एक्सरे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताना है हुआ क्या, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट, हाउ टू डिस्टिंग्विश कंसोलिडेशन फ्रॉम प्लूरल इफ्यूजन ऑन पल्मोनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। बहुत ही आसान है, यहाँ मिसिंग है, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें क्लियर होती है। ब्लैक एंड वाइट रेडियोलॉजी पढ़े होगे तो चीज़ें समझ में आएगी, ब्लैक एंड वाइट में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।